कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। हवेली में नई दुल्हन अमिता का स्वागत करने के लिए भूरे महाराज पकवान बनाता है। परदेसी और राम कटोरी भी भूरे महाराज का हाथ बटाते हैं। परदेसी राम कटोरी से शादी करने का सपना देखता है। भूरे महाराज उसका इरादा भांप लेता है और उससे खुद को राम कटोरी के लायक बनने के लिए कहता है। दीनदयाल अधिकारी को अमिता और करण की शादी के बारे में बताता है। वो ये खबर सुनकर हैरान होता है। ईसा भाई की बेटी सनोबर प्रगति से मिलने आती है। वहां उसकी मुलाकात आशा से भी होती है। प्रगति से मिलने के बाद सनोबर अपने पिता ईसा भाई से मिलती है और उन्हें बताती है कि इतना पैसा कमाने के बावजूद प्रगति बस्ती में रहती है। ये सुनकर ईसा भाई को दुख होता है और शर्मिंदगी भी, क्योंकि उसने अब तक प्रगति के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि वो उसे अपनी बेटी मानता है। वो फौरन प्रगति से मिलने का फैसला करता है। अब आगे। अच्छा प्रगति, एक बात बताओ। देखो, इस साड़ी पे अगर जरदोजी के बेल बूटे बनाए जाए तो कैसे लगेंगे? क्या सोच रही है? भाभी, मैं उन सारी बातों के बारे में सोच रही थी जो मेरी जिंदगी में एक हादसा बनकर रह गई। गांव में मेरी माँ और मेरे भाई के साथ जो दिन मैंने बिताए थे, वो लम्हे जिनमें मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। ऐसी गलतियां जिनकी सजा मैं अभी भी भुगत रही हूँ। और फिर शहर में विकास भैया और तुमसे मुलाकात, और फिर ईसा भाई और मूसा भाई से मुलाकात। लेकिन सच बताओ प्रगति, तुम्हारी जिंदगी में जितने भी लोग मिले हैं ना, जितने भी लोगों से तुम्हारी मुलाकात हुई है, उनमें से सबसे अच्छे कौन है मालूम? तुम्हारे वो ईसा भाई और मूसा भाई। सनोबर का पता तो बहुत बाद में चला, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया है ना, वो आज की दुनिया में शायद किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। और देखो ना मेरी बदनसीबी, इतने एहसान तुम्हारे ऊपर करने के बाद भी आज तक मैं उन फरिश्तों को देख भी नहीं पाई। ये सचमुच बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि दिन रात इस घर में उनका जिक्र होता है, और फिर वो भी तुम्हारे बारे में ऐसे पूछते रहते हैं जैसे कि उन्होंने तुम्हें पहले देखा है। जबकि सच्चाई ये है कि ना तो मैंने उन्हें आज तक देखा है और ना ही उन्होंने, है ना? अब मैं देखती हूँ। आदाब। आप ईसा भाई? जी हाँ, मैं ही ईसा भाई। और आप मूसा भाई? ईसा भाई के साथ मूसा नहीं होगा तो और कौन होगा? और आप आशा हैं? बिल्कुल ठीक। प्लीज अंदर आइए ना। शुक्रिया शुक्रिया। आज आप लोगों से पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है और मैं आप लोगों को सलाम तक करना भूल गई। अरे भाई, तो अभी कौन सा कुछ बिगड़ा है, अब कर लो सलाम।
जीती रहो, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हारी हर मुराद पूरी हो। ईसा भाई, आप सारी दुआएं सिर्फ आशा भाभी को देंगे या मुझे भी कुछ देंगे? देखा देखा कितनी शरारती लड़की है ये। अरे भाई, बाप के दिल में तो औलाद के लिए हमेशा दुआएं होती हैं, मरते दम तक। ये वो खजाना है जो कभी कम नहीं होता। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। एक बात बताऊं, हम अभी आपके बारे में बात कर रहे हैं। लो भाई, अब तुमने सच्चे दिल से याद किया और हम हाजिर हो गए। लेकिन ये बताइए कि अचानक यहाँ कैसे? देखा देखा, मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि प्रगति बिटिया से मिलने जाना है, मिलने जाना है, मिलने जाना है, लेकिन हमेशा काम का बहाना लगाकर तू बात को टाल देता था। अब है कोई जवाब तेरे पास? अब मैं क्या जवाब दूं? ईसा भाई जो कह रहे हैं 16 आने सच बोलता है। अब छोड़िए, आपने अपनी बेटी को याद किया, मेरे लिए इतना काफी है। चलो बैठते हैं। अरे नहीं भाई, बैठने का तो बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास, बल्कि हम तो तुझे लेने आए हैं। मुझे लेने आए? और आशा को भी। मुझे? लेकिन जाना कहाँ है? अब देखा मूसा, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जाना कहाँ है। अब इसका जवाब तो तू ही दे। अब मैं क्या जवाब दूं? पहली बात तो ये कि नो को ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये क्या बात हुई? हम ये भी नहीं पूछ सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं भाई, नहीं पूछ सकते। मतलब कि अब इस काम में वो है, वो क्या बोलते हैं मूसा उसे? इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी है। इमरजेंसी? हाँ, और ये वैसी इमरजेंसी है जिसमें तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है कि जाना कहाँ है। बस जाना है तो जाना है। लेकिन ईसा भाई, फिर भी आप कुछ तो... ईसा भाई ने बोला जाने का है तो जाने का, सवाल नहीं करने का ना। काम इतना जरूरी है? काम तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। शाबाश। और अच्छा, अब जब प्रगति जाने के लिए तैयार है तो फिर समझ लीजिए कि मैं भी तैयार हूँ। ये हुई ना बात, तो फिर चले। चल। अब तुम खड़े खड़े बीच में क्या करो, चलो ना। अरे मैं कहाँ गया बीच में, चलो ना ईसा भाई। ना फिर। आइए। आओ बेटी। आओ भाई। ये कहाँ आ गए हम? सब मालूम पड़ जाएगा। चल भाई मूसा, जरा दरवाजा खोल। हैं? चाबी तो आपके पास है ईसा भाई, मेरे पास कहाँ है? अरे मेरे पास है तो कहाँ गई कमबख्त? मिल गई। हाँ। लो प्रगति बेटी, अपने मुबारक हाथों से ये दरवाजा खोलो। लेकिन ये घर किसका है? अरे भाई, पहले खोलो तो सही, सब मालूम पड़ जाएगा। खोलो खोलो खोलो। चलो। लेकिन आप लोग मुझे मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं? इस नए मकान के लिए। और किसके लिए? नया घर? अब ये घर तुम्हारा है। ये घर मेरा कैसे हो सकता है? अब अब्बू पहेलियां न बुझाओ, अब बता ही दो ना। बात दरअसल ये है बेटी कि हमने तुम्हें बेटी तो जरूर कहा, मगर बाप का फर्ज पूरी तरह से अदा नहीं किया था। और ये कितने शर्म की बात है हमारे लिए कि बाप होकर हम अच्छे खासे मकान में रहें और तुम टूटे फूटे किराए के मकान में। और वैसे भी बेटी, तेरे आने से हमारी खोई हुई खुशियां लौट आई थी। हमारे कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई है और तू कारोबार में हमारी हिस्सेदार है। इसलिए एक बाप की तरफ से बेटी को ये छोटा सा तोहफा है। और वैसे भी तोहफा नहीं है, ये तेरा हक है बेटी। लेकिन वो घर? अरे वो घर तो किराए का है, छोड़ दे उसे। ये तेरा अपना घर है, तेरी मलकियत है। और वैसे भी तू यहाँ अकेली नहीं रहेगी, आशा तेरे साथ रहेगी। भाई, रिश्ते में ये तुम्हारे शौहर की बहन है, यानी कि ननंद, और इस हिसाब से हमारी भी कुछ जिम्मेदारी हो जाती है तुम्हारी तरफ। और कल को विकास जेल से छूट कर आएगा तो भाई उसे भी तो मुंह दिखाना है। ईसा भाई, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुण्य किए थे जो इस जन्म में मुझे प्रगति का साथ मिला है और फिर आप जैसे फरिश्ते मिले। अब तो भगवान से बस इतना ही कहना है कि मुझे सब कुछ मिल गया, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ।
अरे भाई तुम देख क्या रही हो? तुम मेजबान हो इस घर की, इतने मेहमान आए हैं, कुछ खातिर तवज्जो नहीं करोगी? अरे ये क्या, ऐसी खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू? ईसा भाई, ये खुशी के आंसू है। जब से मैंने होश संभाला है, बाप का प्यार नहीं मिला मुझे, लेकिन जब से मैं आपसे मिली हूं, मुझे बाप की कमी कभी महसूस नहीं हुई। ये क्या कर रही हो बेटी? बेटियों की जगह बाप के कदमों में नहीं, उनके दिल में होती है। अब्बू, प्रगति के लिए आपका प्यार देके हमें तो जलन हो रही है। अरे पगली, अगर ये मेरी दाईं आंख है तो तू मेरी बाईं आंख है। प्रगति बेटी, चौधरी साहब बुजुर्ग आए हैं, उनसे आशीर्वाद लो। सुखी रहो, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई प्रगति बेटे, तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ईसा और मूसा जैसे फरिश्ते मिले। अरे वाह, हम कम खुश नसीब हैं जिसे प्रगति जैसी बेटी मिली है ना? भाई ईसा भाई, मैंने किताबों में पढ़ा था फरिश्तों के बारे में, लेकिन आज मैंने रूबरू देख भी लिया। अरे चौधरी साहब, फरिश्ता बनना तो बहुत आसान है, मगर इंसान बनना बहुत मुश्किल है। भाई बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, रोज मर मर के जीना पड़ता है। सच कहते हैं ईसा भाई। भाई सुख में तो सब लोग जिंदगी बसर कर लेते हैं, लेकिन दुखों में ही जिंदगी बसर करने का नाम असली जिंदगी है। सही फरमाया आपने। अरे लेकिन इस खुशी के माहौल में हम क्यों संजीदा बातें करें? हाँ, क्यों? चलिए, डाइनिंग रूम में खाना तैयार है, वहीं चलते हैं। हाँ चलिए चलिए, आइए। प्रगति, नया घर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा ये बता, हवेली जाकर तुझे कैसा लग रहा है? प्रगति, जब भी मैं विनोद ठाकुर को देखती हूँ ना, तो मेरा खून खौलने लगता है। अमिताभ, अब तुझे अपना खून जलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू उसका खून जलाएगी। कैसे? तू वापस अपनी नौकरी पर जाना शुरू कर दे। नौकरी? हाँ, विनोद ठाकुर की नौकरी। तू उसके लिए सेक्रेटरी का काम करती थी, अब भी तू उसकी सेक्रेटरी है। ये तू क्या कह रही हो प्रगति? उसने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया है और मैं वापस नौकरी ज्वाइन करूं? विनोद ठाकुर से तेरी लड़ाई की शुरुआत यहीं से होगी। कानूनी तौर पर कोई तुझे इस तरह से नौकरी से नहीं निकाल सकता। लेकिन मैं उसका सामना कैसे करूंगी? जिस तरह से मैं करती हूँ। तू उसके साथ ऑफिस में काम करके उसकी छाती पर मूंग डलेगी। और याद रख, अगर वो तुझे नौकरी से निकालने की कोशिश करेगा ना, कानून तेरे साथ है, प्रगति तेरे साथ है। प्रगति, तू जैसे कह रही वैसे मैं करूंगी, लेकिन करण की भी तो इजाजत लेनी पड़ेगी ना? करण की इजाजत की जिम्मेदारी तू मुझ पर छोड़ दे, वो मुझे कभी मना नहीं करेगा। ठीक है प्रगति, ये लड़ाई मैं जरूर लड़ूंगी और दावे के साथ कह रही हूँ कि जीत मेरी होगी। और तेरी जीत मेरी जीत होगी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। ड्यूटी? शायद तुम भूल गई होगी कि मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। ये कैसे मुमकिन है? मेरे पास तो अपॉइंटमेंट लेटर भी है, देखना चाहते हो? देखो। Now you can
जबान संभाल कर बात करो मिस्टर विनोद। और वैसे भी वो इस लेटर का जेरॉक्स कॉपी था, असल कॉपी तो मेरे पास है। देखो, ये तो सिर्फ लेटर है। ये मेरा ऑफिस है और यहां पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। जमाना बदल गया है मिस्टर विनोद, और कानून भी बदल गया है। बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकता, और अगर निकालना ही होगा तो 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो अब तू मुझे कानून सिखाएगी? सिखाना तो मुझे बहुत कुछ है मिस्टर विनोद। अमिता! मैं अब वो अमिता नहीं हूं, मैं मिसेस करण हूं, एक ब्याहता स्त्री। और अगर तुमने मेरे साथ जरा भी बदतमीजी की तो मैं सारे बाजार तुम्हारी इज्जत उतार दूंगी। और मैं भी देखता हूं कि तू इस ऑफिस में कैसे काम करती है। आजमा कर देख लो, मैं भी देखती हूं कि मुझे यहां से कौन निकालता है। विनोद साहब, आप जैसा समझते हैं ये काम उतना आसान नहीं है। मगर सोदी साहब, मैं मालिक हूं, मुझे पूरा इख्तियार है। मैं जिसे चाहूं नौकरी पर रखूं, जिसे चाहूं निकाल दूं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एग्रीमेंट की कोई कदर नहीं है? एग्रीमेंट? जी हाँ विनोद साहब, जिसे आप लोग अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, दरअसल वो एक एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच, जिसमें कुछ शर्तें होती हैं जो दोनों को माननी पड़ती हैं। ये माना कि आप जिसे चाहे नौकरी से निकाल सकते हैं, मगर उसका कोई कसूर होना चाहिए। हाँ, जैसे ऑफिस का डिसिप्लिन तोड़ना, रिश्वत लेना, गबन करना वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता? जरूर निकाल सकते हैं विनोद साहब, मगर कानून के दायरे में रहकर। शायद आप नहीं जानते, जब से ये लेबर कमीशन आया है, कानून बड़ा सख्त हो गया। अगर उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिला तो आपको उसे दोबारा नौकरी पर रखना पड़ेगा, और ये आपके लिए बेइज्जती की बात होगी। तो साफ साफ कहिए ना कि उसे नौकरी पर रखने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। देखिए विनोद साहब, जहां जरूरत पड़े रास्ता तो निकालना ही पड़ता। तो सोदी साहब, कोई रास्ता निकालिए ना। जरूर, मगर मैंने सुना है कि उस लड़की से आपका रिश्ता जरा नाजुक है। हाँ सोदी साहब, वो रिश्ता बहुत खतरनाक है। आप कोई ना कोई रास्ता निकालिए ना, बाकी मैं देख लूंगा। अब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ जगमोहन जी, आपका न्योता मुझे मिल गया। जरूर हाजिर हो जाऊंगा साहब। हाँ, बाकी सब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। क्या बात है विनोद, इतने गुस्से में क्यों? बाबूजी, लगता है इस हवेली में मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही है। तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश, और वो भी इस हवेली में? हाँ बाबूजी, अमिता फिर वापस आ गई है ऑफिस में। ये क्या कह रहे हो विनोद तुमने तो उसे काम से निकाल दिया था। अब वो कानून की बेसाखियां साथ लाई है बाबूजी। उसने मुझे धमकाया है कि मैं उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता। इसका मतलब उसे किसी की शय मिल रही है। बाबूजी, उसने मुझसे कहा है कि वो अब पुरानी अमिता नहीं रही है, अब वो मिसेस करण हो गई है। बाबूजी, जिस तरह उसने मुझसे बात की है ना, लगता है कि उसके पीछे जरूर कोई ताकत है, वो ताकत जो मुझे और इस हवेली को बर्बाद करने पर तुली हुई है। अफसोस तो यह है बाबूजी कि माँ जी ने उसे यहां लाया। हो सकता है कि
माझी की शय पर ही वो ऑफिस में भी आई हो। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।